नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लद्दाख के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास नीति, सहयोग और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मास्को में रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात करी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार बैठक में बता दें कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बिहार का दौरा है। सीएम सैनी 20 नवंबर को जाएंगे पटना। सीएम शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार जाएंगे। पटना में बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि 20 नवंबर को पटना में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जहां सीएम सैनी भाग लेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर बता दें, सीएम सैनी का बिहार का दौरा है और तमाम व्यवस्था की जा रही है उनके दौरे को लेकर। और पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सीधे जनता से संवाद करते हुए उनके सवालों और शिकायतों पर ध्यान दिया और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं और इसके साथ ही सीएम ने जनता से संवाद किया। अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सीधा लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए हैं, उनको आश्वासन दिया है। और इसके साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अन्य समस्याओं के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या से बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है। रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी। लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। मंदिर परिसर के पीएफसी में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर परिसर में अधिकारियों संग बैठक करेंगे। साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का भी निरीक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माणाधीन यूपी कार्यालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के तैयार होने के बाद सुरक्षा बलों की कार्य क्षमता और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा। निरीक्षण के दौरान निर्माण में गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और आवश्यक सुविधाओं की जांच भी की गई है। गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन कार्यालय का निरीक्षण किया। निर्माण प्रगति के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा और प्रशासन में सुधार इससे देखने को मिलेगा। 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह आयोजन राज्य के युवाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा इस आयोजन को अनूठे ढंग से आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को बधाई दी और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। साथ ही प्रधानमंत्री की उस सोच की सराहना की जो देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। युवाओं का, हमारी सेना का, सेना के संचालन का, देश के खतरों से निपटने के तरीके का और हमारे अपने देश के विभिन्न भूभागों से परिचय कराने का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कई प्रकार से प्रयोग किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा। आज हमारे अपने मध्य प्रदेश के बच्चे राजस्थान की बॉर्डर पर तन्नौर वाली माताजी की तरफ बड़ी संख्या में बॉर्डर के सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी के जवान और वहां के कठिन जनजीवन से परिचित होने के लिए जा रहे हैं। और युवा महोत्सव के माध्यम से अलग अलग प्रतिभाएं भी अपना प्रदर्शन कर रही है और यहां से निकले बच्चे प्रधानमंत्री तक मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो ये हमारे राज्य के युवाओं के लिए खेल एवं युवक कल्याण मंत्रालय द्वारा अनूठे प्रकार से और बहुत अच्छे प्रकार से इस पूरे आयोजन को किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये प्रधानमंत्री की सोच है, इस देश के युवाओं को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और खेल और युवक कल्याण मंत्रालय सभी प्रकार से बॉर्डर पे भी और हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मिलने का ये आयोजन कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बहुत बधाई। और इसके साथ ही बता दें कि 12वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सीएम मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी यहां शामिल हुए हैं। 900 विद्यार्थी शिक्षक प्रोजेक्ट का प्रदर्शित करेंगे और युवाओं में विज्ञान की रुचि को और भी ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं जहां सीएम मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहां विद्यार्थी भी शामिल हुए हैं और उनको भी सम्मानित किया जाएगा और सीएम मोहन यादव ये प्रदर्शनी को सीएम मोहन यादव यहाँ बता दें कि प्रदर्शनी की तमाम जानकारियां और यहाँ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम मोहन यादव प्रदर्शनियां देखते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तमाम विद्यार्थी मौजूद हैं। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है इस आयोजन को और भी ज्यादा सीएम मोहन यादव यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में और भी ज्यादा तैयारियां की गई हैं, प्रदर्शनियां लगाई गई हैं जहां सीएम मोहन यादव उन प्रदर्शनियों को देखते हुए और उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारियां प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और छात्राओं में बता दें कि छात्र छात्राओं में शिक्षा के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम मोहन यादव यहाँ प्रदर्शनी देखते हुए नजर आ रहे हैं और विस्तार से इसको समझते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ तमाम छात्र छात्राएं मौजूद हैं और बता दें कि तमाम प्रदर्शनियां यहाँ पे लगाई गई हैं। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मोहन यादव भी और आसान की जा सके जीवन शैली इसको प्रस्तुत किया गया है। एक अनूठा उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का जिससे बच्चों को अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा सके। साथ ही में आत्मनिर्भरता, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के विकास का प्रमुख साधन हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों को राष्ट्र के भविष्य के प्रति दूरदर्शी बनाना तथा उन्हें संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को आईसीटी कोर्ट ने मानवता के खिलाफ अपराध मामले में दोषी करार दिया। आईसीटी ने कहा है कि छात्रों पर घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इसके लिए अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। तो वहीं बता दें कि आईसीटी के फैसले को शेख हसीना ने नकारा है।
उन्होंने इस फैसले को पक्षपाती बताया, राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि आईसीटी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। खैर, बांग्लादेश की एक अदालत ने बता दी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया है। वो कौन सी 5 बड़ी वजहें हैं जिनके चलते शेख हसीना को सजाए मौत कोर्ट ने सुनाई है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पिछले साल से ही भारत में बता दें कि निवर्सित जीवन जी रही हैं। इस बीच अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने को है और इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शेख हसीना केस, ढाका में सन्नाटा, अदालत में फैसला और बांग्लादेश पर मंडराता तूफान। दिल्ली नहीं, ढाका, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उन्हीं शहरों जैसी जहां लोकतंत्र और व्यवस्था दोनों सवालों के घेरे में हो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में चल रही सुनवाई ने पूरे देश को आग की तरह जला दिया है। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं आगजनी और कहीं लोग फैसले का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए कांप रहे हैं। तो क्या हसीना को मौत की सजा होगी? क्या हिंसा और बढ़ेगी? और क्या ये बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ है? चलिए आपको बताते हैं इस हंगामे की जड़ से लेकर सुनवाई तक। अदालत में 17 नवंबर का बड़ा दिन। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में आज का दिन ऐतिहासिक है। 453 पन्नों का फैसला 6 हिस्सों में बटा और हर लाइन में शेख हसीना के राजनीतिक भविष्य की धड़कनें दर्ज। कोर्ट ने साफ कहा, टेलीफोनिक बातचीत असली है, एआई जनरेटेड नहीं। यानी हसीना के आदेश, निर्देश और फैसले सभी को अब सबूत माना गया है। लेकिन अभी अंतिम फैसला आ गया है। पूर्व पीएम शेख हसीना को होगी फांसी की सजा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल के जेल की सजा सुनाई। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमा कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया। फिलहाल दोनों नेता बांग्लादेश से फरार हैं और पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत है, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, हसीना दोषी ठहराई जा चुकी हैं। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम और छात्र आंदोलन को कुचलने के आरोप सबसे गंभीर हैं। हसीना के खिलाफ 5 आरोप। आरोप 1, हत्या की कोशिश और नागरिकों पर हमले की मंजूरी। आरोप 2, छात्र आंदोलन को दबाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों की अनुमति। आरोप नंबर 3, छात्र अबू सईद की हत्या की साजिश। आरोप 4, 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या, सीधे आदेश का आरोप। आरोप 5 प्रदर्शनकारियों को जिंदा जलाना, शव जलाकर सबूत मिटाना। इन आरोपों पर अदालत ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं हसीना का कहना है कि ये केस राजनीतिक बदला है, सब आरोप झूठे हैं। उनकी आवामी लीग पार्टी के सदस्य भी यही कह रहे हैं। ये फैसला निष्पक्ष नहीं, ये बदला है। 3 आरोपी, 2 भारत में, 1 सरकारी गवाह बन चुका है। इस केस में 3 मुख्य आरोपी हैं। शेख हसीना जो भारत में रह रही हैं, फरार घोषित असदुज्जमा खान पूर्व गृह मंत्री भारत में, आईजीपी अल ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। सजा की रियायत संभव। ममून के बयान ने केस की दिशा ही बदल दी। ढाका जैसे शहर में जहां ट्रैफिक 1 मिनट खड़ा न रहे, आज सन्नाटा पसरा है। हर चौराहा छावनी में बदला हुआ है। 15,000 पुलिसकर्मी तैनात और आदेश साफ,
हिंसा करते दिखे तो गोली चलाओ। देश में हाई अलर्ट है क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ रही है। 2 बसों को रात भर में आग लगा दी गई। धान मंडी 32 में प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर तक ले गए। हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर को निगरानी के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साउंड ग्रेनेड फेंके, कई घायल हुए। वहीं पुलिस फायरिंग के वीडियो कोर्ट में पेश हुए। ढाका, रंगपुर, जत्राबाड़ी, रामपुरा, हर जगह पुलिस की कार्रवाई कैमरे में दर्ज थी। ये वीडियो भी फैसले के हिस्से बन गए हैं। 2024 का तख्ता पलट, सारी कहानी की जड़ ये आग 2024 में लगी थी, जब छात्र आंदोलन भड़क गया और भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर हमला कर दिया। इसके बाद हसीना भारत भाग आई और 20 साल पुरानी आवामी लीग सरकार ढह गई। अंतरिम सरकार बनी, केस शुरू हुए और आज सारी कहानी इस मुकाम पर खड़ी है। बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा तूफान, सबकी नजरें फैसले पर हैं, लेकिन फैसले से पहले ही बांग्लादेश में हिंसा चरम पर है और लोगों ने कहा, अगर सजा मौत की है तो क्या बांग्लादेश और जल उठेगा? क्या ये देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? अभी फैसला आ गया है, लेकिन ढाका की सड़कें, कोर्ट के कागज और जनता का गुस्सा सब एक ही बात कह रहे हैं, बांग्लादेश अब वही देश नहीं रहने वाला जो कल था। दिल्ली में ईडी ने अल-फलाह विश्वविद्यालय मामले में कार्रवाई शुरू की है। ईडी के अधिकारी ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। इस कार्रवाई का दायरा दिल्ली और अन्य स्थानों तक फैला हुआ है, जहां कुल 25 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी विश्वविद्यालय के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की जांच से जुड़ी हुई है। सोनभद्र में औबरा थाना क्षेत्र के बिली मारकुंडी खनन क्षेत्र की ब्लास्टिंग के लिए ड्रिल करते समय बड़ी पत्थर की चट्टान दरक गई, जिससे भारी हादसा हुआ है। घटना के बाद से बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक कुल 7 शव मलबे से निकाले गए हैं। रेस्क्यू में 6 शवों की शिनाख्त हो गई है, जबकि एक शव शत-विशत अवस्था में बरामद हुआ। मौके पर जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं और गैर जिलों मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही के पुलिस कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि सभी बरामद शवों की जानकारी दी है और कहा है कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। दिल्ली में जहरीली धुंध ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। AQI स्तर बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में घनी स्मॉग और जहरीली धुंध ने शहर को ढक लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक काफी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इस स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और बता दें कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर पर रहने और बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है। एम्स से मिली वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शहर में दृश्यता बेहद कम हो गई है और लोगों को मास्क पहनने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम से, इंडिया गेट से, आनंद विहार से, एम्स से, और इन चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि AQI कितनी खराब श्रेणी में है। राजधानी में धुंध छाई हुई है। बच्चों, बुजुर्गों को मास्क पहनने की अपील की गई है। अयोध्या में इस बार होने वाला है एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के दिग्गज नेता, उद्योगपति और बॉलीवुड सितारे। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। इस समारोह का काफी अहम महत्व माना जाता है। ये ध्वजारोहण समारोह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। समारोह के लिए ही राम मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 6000 विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि इस समारोह में शामिल होंगे मुकेश अंबानी और
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। इनका आमंत्रण समारोह की भव्यता और महत्व को दर्शाता है। न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक दृष्टि से भी ये दिग्गज हस्तियां समारोह में शामिल होकर इसे और यादगार बनाएंगी। ये समारोह इतना खास है कि कारीगरों से प्रधानमंत्री की मुलाकात ये दर्शा रही है कि इस बार अयोध्या में कितना भव्य समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी कारीगरों से होगी, जिन्होंने मंदिर निर्माण में दिन रात मेहनत की है। ये दिखाता है कि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मेहनत और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। वहीं इतने बड़े हो रहे समारोह में ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा और आयोजन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद रहेगा। केवल निमंत्रित अतिथि ही इस दिन ही दर्शन कर पाएंगे। राजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण है, इसलिए इनके विमानों से ही पहुंचने की संभावना को देखते हुए एयरपोर्ट पर VIP मूवमेंट बढ़ने की भी संभावना है। इसलिए सुरक्षा बलों ने ही तैयारियां और तेज कर दी है और एयरपोर्ट के आसपास मौजूद होटल, होम स्टे और आवासीय परिसरों की गहन जांच भी चल रही है। 24 से 25 नवंबर के बीच यहां ठहरने वाले सभी यात्रियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, NSG और CRPF और इसके साथ ही SPG, IB और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से सुरक्षा प्रबंधन संभाल रही है। उड़ानें सामान्य रूप से संचालित होंगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि VIP मूवमेंट के बावजूद सामान्य उड़ानों का संचालन बाधित नहीं होगा। केवल VIP आगमन प्रस्थान के दौरान विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। यात्रियों को रियल टाइम अपडेट देने के लिए बनेगा कंट्रोल रूम। 25 नवंबर को PM मोदी के विशेष विमान से पहुंचने की संभावित टाइमिंग को देखते हुए एयरपोर्ट पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। सुबह 9 से 11 बजे के बीच निर्धारित 2 कमर्शियल फ्लाइट्स के संचालन के दौरान यात्रियों को समय समय पर संदेश भेजकर बुलाने या रोके जाने का निर्णय यहीं से लिए जाएंगे। प्रशासन का निर्देश है कि किसी भी स्थिति में यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो। ध्वजारोहण समारोह में ही लगभग 190 फीट ऊंचे ध्वज को ही मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। ये ध्वज धार्मिक प्रतीकों और मंदिर की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। पूरा समारोह श्रद्धालुओं और आम जनता के लिए यहाँ पे अत्यंत भावनात्मक और प्रतिमात्मक होगा। समारोह की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी वो क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत स्वतंत्रता दिवस के अनुरूप ही ध्वज फहराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे और ध्वज को ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सलामी दी जाएगी। शंखनाद, ढोल नगाड़ों और मंगल बाग की ध्वनि पूरे परिसर में गूंजेगी। ध्वज फहराने की मंदिर परिसर में ही घंटे घड़ियाल बजने लगेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर में ही 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह की गरिमा के साथ संपन्न होगा। वैदिक परंपराओं और आधुनिक शिष्टाचार के बीच सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक निर्धारित शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसी अवधि के भीतर ही चुने गए 30 मिनट के श्रेष्ठ मुहूर्त में ध्वज फहराया जाएगा। ये मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 बजे तक किया जाएगा। तो 25 नवंबर का दिन अयोध्या में ही इतिहास का गवाह बनेगा। देश और दुनिया के दिग्गज श्रद्धालु और भक्त इस भव्य ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। ये दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने